डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपको सत्यता कुछ बताना चाहता हूं। जो बार बार सरकार कह रही है कि मुसलमानों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, वक्फ बाय यूजर जो इन्होंने हटाने का काम किया है और कह रहे हैं कि हमने नहीं हटाया, उसके अंदर प्रावधान कर दिया कि कोई भी संपत्ति जो सरकारी हो, जिसके अंदर सरकारी हिस्सेदारी हो या विवादग्रस्त हो, उस संपत्ति को जब तक वक्फ नहीं माना जाएगा वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को उसकी जांच दी जाएगी, और जब तक उसकी जांच नहीं होगी वो तब तक विवाद संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकता, उत्तर प्रदेश सरकार ने 78% प्रॉपर्टी 14,500 हेक्टेयर में से लगभग 11,500 हेक्टेयर लैंड सरकारी घोषित कर दी, जिसके अंदर खानकाहें, ईदगाहें, मस्जिदें और कदीमी मस्जिदें 400, 500 साल पुरानी मस्जिदें भी शामिल हैं, उनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दी। और अब यह अधिकार चला जाए डेजिग्नेट, इस कानून के बाद डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास, वो तय कब करेगा उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो कब तय करेंगे। तो ये जो विवाद की स्थिति पूरे देश में खड़ी होनी है, ये बहुत खतरनाक है, और ये पूरी तरीके से संविधान के धारा 14, धारा 16, धारा 25 के ऊपर ओवरलैपिंग है और संविधान के साथ पूरी तरीके से मजाक करने का काम किया जाए। अब जब कांग्रेस कह रही है कि इंडिया अलायंस की पार्टियां विरोध करेगी, जब जेपीसी की 80 बैठक हुई है, जो प्रॉब्लम्स आपने गिनाई, इसको क्या जेपीसी में सब चीजें हमने गिनाई, बोलकर नहीं गिनाई, हमने लिख करके गिनाई है। हमने एक एक चीज के अंदर अपनी लिख करके गिनाई है। हमने कल भी अमेंडमेंट दिए हैं, हमने हर चीज को पूरी तरीके से लिख करके दिया है, किसी चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि हमने नहीं दिया। और ये आप इन्होंने ड्राफ्ट किया, वक्फ मुसलमान का है और मुसलमान का एक धार्मिक कृत्य है। वक्फ को ये लोग समझते भी नहीं है। जो लोग बेसिक चीज बता रहा हूं, पाकी और नापाकी, पाकी और नापाकी का फर्क मुसलमान बता सकता है, आप नहीं बता पाएंगे। तो आप जब बेसिक चीज भी नहीं बता पाओगे, समझ पाओगे, तो आप वक्फ का ड्राफ्ट कैसे कर दिया आपने? लेकिन बीजेपी फिर निशिकांत दुबे ने लाया मुद्दा कि 1911 में मोहम्मद अली जिन्ना ने वक्फ बोर्ड लाया, और कांग्रेस जो है तब से मिसलीड कर रही है। मिसलीड कर रहे हैं? क्या मिसलीड कर रहे हैं इसके अंदर? हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, मिसलीड तो आप कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आप अच्छा ही कर रहे हो, आपने लिमिटेशन एक्ट हटा दिया, आपने रास्ते खोल दिए कि जाकर के वक्फ की प्रॉपर्टियों पर कब्जा हो जाए, वक्फ की प्रॉपर्टियों के ऊपर उसी तरीके से आप एडवर्स पोजीशन के अंदर कोर्ट में चले जाएं। आप रास्ते खोल रहे हो। करोड़ों रुपए की संपत्ति का किराया 200 रुपए आ रहा है, उसे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हो। आपने जो अपराध करता है वक्फ की संपत्ति कब्जाने का, उसकी सजा का प्रावधान भी कम कर दिया। आप लोग नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू तक को भी साथ, हाँ, तो नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू साहब को तय करना पड़ेगा। ये मुसलमान का 1947 के बाद सबसे बड़ा मसला है, इससे बड़ा कोई मसला नहीं है मुसलमान का। ये सारी प्रॉपर्टी जो वक्फ की गई थी हमारे पूर्वजों द्वारा, वो इसलिए की गई थी कि ये यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए, गरीबों के लिए काम आ सकें। ये गरीब, यतीम, मिस्कीन के काम नहीं है, तो छीनने का काम हो रहा है, लूट मच गई है। देखिए, इस लोकतंत्र में, एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है कि आप किसी का समर्थन कर सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध के नाम पर नमाज को काला करना, विरोध के नाम पर मस्जिदों के से निकलते के साथ उत्पात करना, विरोध के नाम पर मस्जिदों को राजनीति का अखाड़ा बनाना, नमाज को जो है वो विरोध का साधन बनाना, ये ठीक नहीं है। ये जिस तरह से कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम जमातें लगातार देश के मुसलमानों को बरगला करके, भड़का करके और झूठ फैला करके उनको आतंक और हिंसा की राह पर धकेलने की कोशिश कर रही हैं, उससे उनको बाज आना पड़ेगा। आप देखिए कि जो बिल अभी पार्लियामेंट में टेबल नहीं हुआ, उस बिल पर चर्चा हो रही है। क्या है? मजाक बना रखा है। ये बिल्कुल उसी तरह का प्रोपेगेंडा है जैसे उन्होंने अपने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर किया था। इन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम जब आया था, या धारा 370 जब हटी थी, या मैं कहूंगा ट्रिपल तलाक का बिल आया था, तो किस तरह की अनंत बड़ी बड़ी धमकियां दी थी इन्होंने, और धमकियों के माध्यम से देश के मुसलमानों को बरगला करके, झूठ फैला करके, प्रोपेगेंडा करके और उनको भड़का करके उत्पात कराने की जगह जगह कोशिश की थी। और वो शाहीनबाग नाम का कोई एक वो उन्होंने कुछ अगूपा छोड़ दिया, तो उसको लेकर के तो देश भर में अनेक जगह अनावश्यक रूप से जो है ना, कई लोगों की जानें भी चली गई इनके चक्कर में। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए, बिल को आने दो, बिल को पढ़िए, समझिए, उसके बाद उसका प्रचार करिए, लेकिन दुष्प्रचार करना ये अलाउड नहीं है लोकतंत्र के अंदर। दूसरी बात यह कि जिस तरह से राजनीतिक दलों को धमकाने की भी कोशिश की जा रही है, मैंने कल देखा कि कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम तंजीमें मिलकर के अगर कोई राजनेता या राजनीतिक दल उनको समर्थन नहीं करता तो उनको धमकी दी जा रही है। ये ठीक नहीं है। आखिरकार कहां तक जाओगे आप, और धमकी देके क्या कर लोगे? आप
मुस्लिम समुदाय के हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हो इस तरह से बयान दे करके, जबकि वास्तव में मैं कहूंगा कि मुस्लिम समुदाय को ऐसे कट्टरपंथी नेतृत्व से जल्दी तिलांजलि ले लेनी चाहिए जो कि झूठ फैलाता है, बरगलाता है, मिथ्या आरोप लगाता है और देश की लोकतांत्रिक और संसदीय परंपरा पर आघात करता है। ये बिल को आने दीजिए, क्योंकि ये बिल जो है सबके हित के लिए है। अभी आप देखिए कि लाखों हेक्टेयर जमीन इस वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन क्या आज तक कोई मुसलमान का भला हुआ? क्या कोई गरीब मुसलमान वहीं क्यों नहीं है? अब सरकार चाहती है कि सबको उसका लाभ मिले, तो वहां पर इनको दिक्कत है, क्योंकि कुछ मलाईदार जो चीजें हैं वो कुछ कट्टरपंथी जमातों से छिलने वाली हैं। कुछ कट्टरपंथी जो भड़काऊ भाईजान हैं उनके हाथ से भी निकलने वाला है, तो इसलिए उनको चिंता हो रही है। लेकिन वो चिंता वो रहने वाली है, संसद अपना काम करेगी। और मैं पहले से ही सबको साधुवाद देता हूं और मैं कहता हूं कि शुभकामनाएं देता हूं कि ये बिल भारत के लोकतंत्र और भारत की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक अभूतपूर्व स्तंभ साबित होगा। सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का तमाम देश के दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों की तरफ से आभार और धन्यवाद करता हूं कि ये जो वक्फ अधिनियम 2024 आज पेश हो रहा है सदन में, ये मुस्लिम वक्फ कल्याण दिवस है। आज तमाम उन मुसलमानों के लिए, उन मुस्लिम परिवारों के लिए जिन्हें बहुत दिनों से उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ही कोई हमारे लिए कल्याण का काम कर सकती है, जिस तरह से हमारी ट्रिपल तलाक की बहनों को ट्रिपल तलाक से आजादी देने का काम किया, इसी तरह से ये वक्फ अधिनियम 2024 ये हमारे तमाम दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के लिए, उनके कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी खबर, और यूं कहना चाहिए कि आदरणीय मोदी जी की तरफ से ये सबसे बड़ी ईदी होगी देश की आजादी से लेकर और आज तक, क्योंकि इससे बड़ी कोई ईदी नहीं हो सकती दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के लिए। जो ये बिल लाकर हमको उनके कल्याण के लिए आदरणीय मोदी जी ने ये फैसला किया है, इसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और तमाम अपने विपक्ष के साथियों से भी मांग करते हैं कि वो इस बिल में बढ़ चढ़कर, क्योंकि उन्होंने वोट लिया है हमारे दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम समाज के लोगों से और उन्होंने हमेशा उनके वोट लेकर राज्यों में सरकारें बनाई, कांग्रेस ने देश में सरकार बनाई, लेकिन कभी उनके कल्याण की बात नहीं की। और खाली चंद लोगों को उन्होंने इसका लाभ पहुंचाने के लिए 2000 कहना चाहिए आज 25 में 30 साल पुरानी बात है कि जब 30 साल पहले कांग्रेस अमेंडमेंट लेकर आई थी तो उसमें कोई फायदा नहीं मिला और उसमें बल्कि हमारा मुस्लिम समाज का शोषण किया गया। तो आज ये उत्थान के लिए एक ऐसा बिल आ रहा है जिससे मुस्लिम समाज के दबे कुचले पिछड़े मुसलमान भाई बहनों को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा और उन लोगों को न्याय मिलेगा जिनकी संपत्तियां वक्फ में दर्ज हो गई थी। तो इसलिए उनको भी न्याय देने का दिन है और हमारे समाज के कल्याण का दिन है। तो हम सब बहुत ही खुश हैं और बहुत ही मुझे लगता है कि कोने कोने में एक खुशी की लहर है देश में आज दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के, क्योंकि उन्हें आज एक कहीं ना कहीं आशा की किरण नजर आ रही है कि जिस पर्पस के लिए ये वक्फ किए गए थे, कम से कम अब उनका वो पर्पस हल होगा। हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहनों के बच्चे, उनको इसका सीधा लाभ पहुंचेगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, दवा इलाज होगी, उनकी जीविका के लिए एक बहुत बड़ा सहारा जो होना चाहिए था, जो नहीं दिया कांग्रेस और विपक्ष के लोगों ने, उसको आदरणीय मोदी जी ने ईदी के तौर पर ये जो आज बिल सदन में पेश हो रहा है और पूर्ण बहुमत से ये पास होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको लेकर विपक्ष गुमराह कर रहा है। तो ये चंद लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को लूटने का काम किया था। परेशान वो लोग हैं, जाहिर सी बात है, और खुश वो लोग हैं जिनके कल्याण के लिए ये बिल लाया जा रहा है। सर, आज इसका विरोध कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या अन्य विपक्षी पार्टियां? देखिए, सबसे ज्यादा वक्फ की अकूत संपत्तियां इन्हीं लोगों ने अपने पास दबा कर रखी हुई हैं। कुछ चंद मुस्लिम धर्मगुरु हैं और कुछ चंद मुस्लिम नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के या खुद असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग हों। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर अपने कब्जे जमाए हुए थे, अब इनको वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मुस्लिम वेलफेयर के लिए था और उन लोगों को न्याय देने के लिए जिनकी अवैध तरीके से, गलत तरीके से संपत्तियों को वक्फ में दर्ज कर लिया गया है। तो परेशान ये वो लोग हैं, ये बहुत लोग नहीं हैं, ये चंद लोग हैं। काली पट्टी भी जो बांध रहे थे
वो भी चंद लोग थे, और जंतर मंतर पर भी जो बैठे थे वो चंद लोग थे, लेकिन एक बहुत बड़े समूह का बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उसके उत्थान और कल्याण के लिए ये बिल लाया जा रहा है, बहुत से लोगों के न्याय के लिए और मुस्लिम मां बहनों के वेलफेयर के लिए, दबे कुचले जो मुसलमान भाई बहन हैं उनके वेलफेयर के लिए, क्योंकि ये वक्फ का जो पर्पज है वो सही दिशा में चलेगा और बहुत पारदर्शी तरीके से इसका क्रियान्वयन होगा। इसलिए हम सब लोग इसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग और निजी स्वार्थ के लिए, अपने फायदे और अपने लाभ के लिए आंदोलन और काली पट्टी बांधी जा रही है। ये अगर इन्होंने मुस्लिम समाज का उत्थान और कल्याण किया होता तो इतने साल तक ये बिल पड़ा थोड़ी रहता। 95 के अमेंडमेंट के बाद ही इसको ठीक कर देना चाहिए था, उसके बाद भी तो इन्होंने नहीं ठीक किया। आज आदरणीय मोदी सरकार इसको लेकर आ रही है, ये हमारे समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। देखो, वक्फ बोर्ड पे मेरा कहना ये है कि वक्फ बोर्ड में कोई भी कौन से जो भी बिल आएंगे उसमें कोई ना कोई चेंजेस होते रहते हैं हर सारी का, लेकिन वक्फ बोर्ड ये जो अब बिल आ रहा है, ये बिल के अंदर जो चीज चल रही है कि पूरा अधिकार ही छीन ले। अगर किसी का अधिकार ही छीन ले, मेरी अभी देखो ताजमहल है, इसके ऊपर का अधिकार कोई छीने, वो ताजमहल है वो वक्फ बोर्ड की, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं, तो अगर इसमें अगर कोई छीन ले तो ये अच्छा नहीं है। अमेंडमेंट करने के लिए हमारा कोई कि हम इसके खिलाफ नहीं है, अमेंडमेंट छोटी मोटी चलेगी, इसके पहले भी हुई है उसके बाद में हो जाएंगे, लेकिन अगर पूरा अधिकार छीन रहे तो ये गलत होगा। शुक्रिया। ये देखो उन्होंने क्या कहा है वो मैंने देखा नहीं, वो देखने के बाद मैं करूंगा। शुक्रिया। The recommendations which were in fact submitted by most of the JPC members of the opposition parties have not been considered and taken into account, and rather the BJP, in fact, whatever they wanted, they are literally trying to bulldoze the things and trying to pass it. See, already, in 1995, there was already a very comprehensive act was passed, the Waqf Act, and later on in 2013 we had the amendments, and even at that point of time the BJP members have supported, they were there in the house, but now the BJP, since they want to grab the Waqf properties, so that is the reason they are bringing out this amendments, and the major concern is in fact the Waqf by user, because they want to actually finish this off, and apart from that the Waqf tribunal powers, they want to give it to the district collector, who is nothing but the representative of the government. And another thing is, for example, if I want to give my property for the Waqf, then I have to prove myself that I am a practicing Muslim for the last 5 years. How can that be proved actually? I mean, so these are the things which in fact are a matter of great concern, and this clearly violates the constitution. Sir, as a Telangana Congress leader, what would you like to tell to the people? In fact, because as far our stand is concerned, we are very clear right from the day one. We have in fact rejected these amendments, and even our government has rejected, our party has rejected, and we are very vocal about it.